नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज संदेश खाली के मुद्दे पर हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ सड़क पर मार्च करते हुए बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कश्मीर पहुंचकर रैली की और विपक्षी पार्टियों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में पानी के बड़े संकट की दस्तक के बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस पर लापरवाही के आरोप लगाए और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। और बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के संदिग्ध का पहला ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उसका चेहरा दिखाई दिया। संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। इस मुद्दे पर उनके साथ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ भी यही हुआ। एक दिन पहले ही संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और अगले ही दिन बीजेपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल में संदेश खाली पर बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई लॉकेट चटर्जी और बाकी महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की और खूब कहासुनी हुई। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाया। लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई महिलाओं को धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ महिलाएं अड़ गईं, कुछ तो पुलिस पर भड़क गईं। इसके बाद एक पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला को ले जाते समय पुलिस और लॉकेट चटर्जी के बीच खींचतान हो गई और वो भड़क गई। इन महिलाओं को पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में लॉकेट चटर्जी को नहीं बिठाया गया और उन्हें एक अलग गाड़ी से ले जाया गया। लॉकेट चटर्जी ने कुछ दिन पहले भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। और एक बार फिर लॉकेट चटर्जी के साथ वही हुआ। पुलिस के इस व्यवहार पर वो भड़क गई। पुलिस वालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और नाराज हो गई। पुलिस के हाथ लगाने पर तो लॉकेट चटर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के सामने ही अपनी पूरी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम करती है। मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो खूब भड़की। लॉकेट चटर्जी बंगाल के हुगली से सांसद हैं और पहले भी उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था और संदेश खाली पर सियासी पारा चढ़ता गया। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। वो टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। टीएमसी की कार्यकर्ताओं के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मार्च का हिस्सा बने। इस रैली में ममता ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेश खाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेश खाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। उधर संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गईं और न्यू टाउन थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गईं। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थामबे ना, हमारे लड़ाई जारी थाकबे। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीनाखां से गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इसी के बाद पूरे देश में संदेशखाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेशखाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेशखाली का दौरा किया। एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेशखाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी, क्योंकि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ ही दिन बाद संदेशखाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहां प्रदर्शन किया था और संदेशखाली सुलग उठा था। संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए बंगाल का संदेशखाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुवेंदु अधिकारी हो या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे, लेकिन धामाखाली से संदेशखाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेशखाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेशखाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेशखाली और आसपास के इलाके में उरांव, संथाल और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग संदेशखाली और उसके आसपास के जेलियाखाली, धामाखाली, हिंगलगंज और शमशेरगंज जैसे इलाकों में रहते हैं। ये वहां का डूब क्षेत्र है, यानी बाढ़ आने पर पूरा इलाका ही डूब जाता है और कहा जाता है कि इन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने यहां बसाया था। यानी भारत के राज्य बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे संदेशखाली के लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आबादी भी कम है, लेकिन इन आदिवासी लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी और मुश्किल कर दी, उनकी जमीनें छीन ली और महिलाओं का शोषण किया और इन्हीं आरोपों ने छोटे से संदेशखाली के आदिवासियों के मुद्दे को बड़ा बना दिया। इधर हरियाणा के नूंह जिले की चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर नकल कराने के इस वीडियो से हरियाणा सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसी वजह से नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर नूंह जिले के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उस वीडियो में नकल कराने के लिए कई लोग स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े नजर आए। कोई पहली मंजिल के रोशनदान से लटककर नकल की पर्ची अंदर पहुंचाने की कोशिश करता दिखा, तो कोई दूसरी मंजिल के रोशनदान पर चढ़कर अपने रिश्तेदार को नकल कराने में जुटा रहा। हैरानी की बात यह रही कि वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोग इसी तरह स्कूल की इमारत पर चढ़कर और अपनी जान की बाजी लगाकर नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग स्कूल की चारदीवारी पर खड़े होकर अंदर पर्ची पहुंचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक और वीडियो में कुछ लोग रोशनदान से लटके हुए लोगों की मदद करते नजर आए। कुछ लोग तो स्कूल की छतों पर चढ़ गए। बाद में नकल कराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आई। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात कर दिया और उन लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया जो हरियाणा बोर्ड की परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल कराने के लिए वहां पहुंचे।
नकल का यह वीडियो मंगलवार को हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा का बताया गया। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही किसी ने चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फोटो खींचकर पेपर आउट कर दिया और पेपर आउट होने के बाद तो स्कूल के बाहर नकल कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छात्रों के साथ परीक्षा दिलाने आए लोग जान जोखिम में डालकर स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ गए और रोशनदान के सहारे लटक कर अंदर पर्चियां पहुंचाने में जुट गए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां नकल कराने के लिए होड़ मच गई हो। हर कोई इस कोशिश में जुटा रहा कि स्कूल के अंदर बैठकर परीक्षा दे रहा उसका रिश्तेदार नकल के इस खेल में पीछे न रह जाए। लेकिन परेशानी यह थी कि स्कूल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए लोगों ने रोशनदान के जरिए नकल कराने की ठान ली। बताया गया कि वहां रस्सियों के सहारे कई लोग इमारत पर चढ़ते हुए रोशनदान तक पहुंचकर नकल कराने में जुट गए। परीक्षा सेंटर के बाहर नकल का यह खेल काफी देर तक चलता रहा, लेकिन वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया। इसी वजह से छात्रों के साथ आए लोग बिना रोक टोक के नकल कराने में जुटे रहे। इसी वजह से सरकार ने वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल के जवान डंडे लेकर नकल कराने की कोशिश करने वालों को खदेड़ते दिखाई दिए। लेकिन नूंह में सिर्फ चंद्रावती स्कूल में ही नकल का खेल नहीं हुआ, बल्कि जिले के कई दूसरे स्कूलों में भी इसी तरह खुलेआम नकल करवाई जाती रही। हालांकि सोशल मीडिया पर नकल के वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई, लेकिन इसके बाद भी नूंह जिले में मौजूद अलग अलग स्कूलों से बेधड़क नकल की तस्वीरें आई। वहां से आए एक वीडियो में नकल कराने के लिए एक स्कूल की छतों पर लोग चढ़ते नजर आए। कुछ लोग स्कूल की चहारदीवारी पर चलते हुए अंदर परीक्षा दे रहे अपने जानने वालों को पर्ची पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर वहां के एक दूसरे स्कूल से भी सामने आई। उसमें कुछ लड़के स्कूल की खिड़कियों से पर्चियां फेंकते और वहां से भागते नजर आए। हालांकि वहां पुलिस के जवान भी दिखे, लेकिन इसके बाद भी वहां नकल का खेल बदस्तूर जारी रहा। परीक्षा के दौरान स्कूल का गेट खुला दिखाई दिया। उस गेट से छात्रों के साथ आए लोग बिना रोक टोक के अंदर आते और फिर आसानी से नकल की पर्चियां खिड़कियों से देकर भाग निकलते। वहां मौजूद एक पुलिस वाला तो सिर्फ नाम के लिए वहां उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखा। उसके हाथ में एक डंडा जरूर दिखा, लेकिन इसके बाद भी वहां नकल होती रही। हालांकि ऐसा लगा कि दिखावे के लिए वो लोगों के पीछे डंडा लेकर दौड़ता रहा। नकल की ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं थी। दावा यह है कि कुछ स्कूलों में तो अंदर बैठकर लोग अपने जानने वालों को नकल कराते तक दिखाई दिए। इस बीच दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज अचानक बढ़ गए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से एक बार फिर हड़कंप मच गया। अकेले दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 63 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आंदोलन में बच्चों के शामिल होने पर कोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाई। इसके अलावा इस मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार के ढुलमुल रवैये पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक स्कूल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। वहां कुछ बदमाशों ने उस स्कूल के बाहर बस का इंतजार कर रहे बच्चों पर अचानक गोलीबारी कर दी। इसमें 8 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। उधर बेंगलुरु के रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम धमाका करने वाले संदिग्ध का एक नया वीडियो सामने आया। ये नया वीडियो रेस्टोरेंट के अंदर या उसके बाहर का नहीं, बल्कि एक बस के अंदर का बताया गया। दावा किया गया कि ये वीडियो भी एक मार्च यानी उसी दिन का है जिस दिन रेस्टोरेंट के अंदर धमाका किया गया था। और दोपहर के वक्त हुए उस भयानक विस्फोट की वजह से रामेश्वरम कैफे के अंदर तबाही मच गई थी। धमाका होते ही जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए थे। बम ब्लास्ट से पहले के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। उनमें एक वीडियो में एक संदिग्ध बस स्टॉप से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया था। उसके कंधे पर एक बैग भी नजर आया था। इस धमाके की जांच में जुटी एनआईए ने शक जताया कि इसी आदमी ने रेस्टोरेंट के अंदर बम प्लांट किया था। इसी कड़ी में एनआईए की टीम को इस संदिग्ध का एक नया वीडियो मिला। ये वीडियो भी धमाके के दिन का ही बताया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो संदिग्ध एक बस में सवार होता दिखाई दिया। बस के अंदर कुछ दूसरे यात्री भी बैठे नजर आए। तभी वो आदमी शहर के एक स्टॉप से बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद वो पीछे की तरफ गया, लेकिन अगले ही पल वो आगे की ओर लौट आया। पहचान छिपाने के लिए उसने सिर पर टोपी, आंखों पर चश्मा और काले रंग का मास्क पहन रखा था। उसके कंधे पर वही काले रंग का बैग नजर आया जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर बम छिपाकर ले जाने की आशंका जताई गई थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि बम धमाके की इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने पूरी तैयारी की थी। हालांकि इस आतंकी साजिश की जांच के दौरान एनआईए को उस संदिग्ध की एक ऐसी तस्वीर हाथ लगी जिसकी वजह से उसकी पहचान सबके सामने आ गई, क्योंकि इस तस्वीर में संदिग्ध का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर न कोई मास्क नजर आया और न ही उसके सिर पर कोई टोपी। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी बस में बैठकर सफर कर रहा हो। पुलिस सूत्रों का दावा है कि रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम प्लांट करने के बाद वो संदिग्ध
बस से ही वहां से फरार हुआ था और उसी दौरान उसने टोपी और मास्क को चेहरे से हटा दिया था, क्योंकि बस के अंदर का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो अपनी पहचान छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई दिया। लोगों के सामने उसकी पहचान उजागर ना हो इसलिए उसने अपने चेहरे को मास्क, टोपी और चश्मे के पीछे छिपाकर रखा था। और सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से धमाके के कई दिन गुजरने के बाद भी एनआईए को उसका एक भी सुराग नहीं मिला। इसीलिए एक रोज पहले ही एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। लोगों से उसके बारे में जानकारी देने की अपील की गई ताकि किसी भी तरह रामेश्वरम कैफे के अंदर विस्फोट करने वाले संदिग्ध को दबोचा जा सके। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उस संदिग्ध ने जानबूझकर रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए बस का इस्तेमाल किया था ताकि वो आसानी से जांच एजेंसियों को चकमा दे सके। और इसीलिए जांच एजेंसियां उसकी तलाश में न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी करने में जुट गई। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि रामेश्वरम कैफे में बम प्लांट करने के बाद वो संदिग्ध उसी इलाके की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था और वहीं पर उसने अपने कपड़े भी बदले थे। इसी वजह से यह दावा किया गया कि रेस्टोरेंट में बम धमाका करने की प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी। सूत्र बताते हैं कि वीडियो और तस्वीरों में दिख रहे इस संदिग्ध ने कई बार रेस्टोरेंट की रेकी भी की थी। रामेश्वरम कैफे को 1 मार्च को निशाना बनाया गया था और उस दिन शुक्रवार था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि रेस्टोरेंट में बम रखने के बाद वो संदिग्ध उसी इलाके में मौजूद एक मस्जिद में गया था और वहां उसने नमाज भी पढ़ी थी। दावा ये किया गया कि मस्जिद के अंदर ही उसने अपने कपड़े बदले थे। मतलब जिन कपड़ों में वो रेस्टोरेंट के अंदर गया था उन कपड़ों को उसने मस्जिद में बदल दिया ताकि वो आसानी से वहां से निकल सके। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी उसी के पास से उसकी कैप भी बरामद कर ली गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि उस संदिग्ध को बेंगलुरु के एक बस स्टैंड पर देखा गया। उसके अलग अलग बसों में भी यात्रा करने का दावा किया गया। शक ये भी है कि 1 मार्च के बाद उसने कर्नाटक से लगने वाले कई राज्यों की भी यात्रा की। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट पहुंचने का आदेश दे दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। उन पर यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि ईडी ने शिकायत की थी कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई समन्स जारी किए जाने के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खिलाने के मामले में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया। कुछ दिन पहले उस रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने की वजह से 5 लोग खून की उल्टी करने लगे थे। खबर है कि लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में करीब 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं बिहार की 7 सीटों पर भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार दावेदारी पेश कर सकते हैं। उधर पाकिस्तान के लाहौर में एक महिला को भीड़ से बचाने वाली पुलिस अफसर से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने मुलाकात की। शहर बानो नकवी नाम की इस पुलिस अधिकारी ने 26 फरवरी को बहादुरी दिखाते हुए उस महिला को लोगों के हमले से बचाया था, क्योंकि लाहौर में उस महिला को लोगों ने जान से मारने के लिए घेर लिया था। महिला को घेर कर खड़े लोगों के सिर पर मानो खून सवार था। वहां मौजूद एक आदमी ने तो उस महिला को गोली मारने की खुलेआम धमकी दी थी। और ये सब कुछ चल रहा था लाहौर के एक रेस्टोरेंट के अंदर। उस रेस्टोरेंट में मौजूद लोग उस महिला के कपड़ों पर बुरी तरह भड़क गए थे, क्योंकि उसके कपड़ों पर अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे और वहां मौजूद लोगों को ये लगा कि उस महिला के कपड़ों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। औरत ने कुरान को इसी से भड़के उन लोगों ने उस महिला पर हमला करने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उस महिला के कपड़ों को फाड़ने की कोशिश तक की थी, जिसकी वजह से वो महिला उस रेस्टोरेंट में डरी सहमी बैठी नजर आई थी। रेस्टोरेंट के अंदर जब बवाल बढ़ा तो उसके बाहर भी सैकड़ों लोग जुट गए थे और वो किसी भी कीमत पर उस महिला पर हमला करने के लिए आमादा दिख रहे थे। लेकिन तभी वहां वर्दी में लाहौर की एएसपी शहरबानो नकवी पहुंच गई थीं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। शहरबानो नकवी अपनी परवाह किए बिना वहां मौजूद आग बबूला भीड़ से भिड़ गई थीं और काफी मशक्कत के बाद वो उस महिला को भीड़ से बचाकर वहां से निकाल पाई थी। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में शहरबानो नकवी की तारीफ हुई थी। लोगों ने एएसपी शहरबानो नकवी की बहादुरी और सूझबूझ की जमकर तारीफ की थी। और उसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी लाहौर की एएसपी शहरबानो नकवी से मुलाकात की। शहरबानो नकवी से मिलते ही मरियम नवाज ने उन्हें गले लगा लिया। आजो, गिव मी अ हग। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। जांबाज पुलिस अफसर के स्वागत के बाद मरियम नवाज ने उन्हें अपने करीब लगी कुर्सी पर बैठा लिया। उन्होंने शहरबानो नकवी से 26 फरवरी की घटना के बारे में बातचीत की।
मरियम नवाज को हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मरियम नवाज ने अपने राज्य की महिला पुलिस अफसर को पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए मिसाल बताया। 26 फरवरी की घटना पर बाद में लाहौर पुलिस ने साफ किया था कि उस महिला के कपड़ों पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो ईश निंदा से जुड़ा हो या फिर कुरान के लिए अपमानजनक हो। इधर राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 महिला आरोपियों के मॉक इंटरव्यू ने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों से परीक्षा से जुड़े सवाल करते हैं। ये उनकी तैयारी का ही एक हिस्सा होता है। और सोशल मीडिया पर राजस्थान पेपर लीक मामले की 2 आरोपियों का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी इसी तरह के एक मॉक इंटरव्यू का बताया गया। लेकिन मॉक इंटरव्यू के इन वीडियो ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने वाली एक महिला आरोपी का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। लिविंग रिलेशन जी सर। क्या होता है? सर मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट हो गए। मॉक इंटरव्यू के वीडियो में दोनों महिला आरोपी साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। महिला पुलिस अधिकारी, उसके अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो आपके अंदर हैं? मेरा दिल चाहता है। परीक्षा में चुनी गई दोनों महिला सब इंस्पेक्टरों का ये वीडियो पेपर लीक का पर्दाफाश होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन 3 साल बाद परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच की गई तो 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले सभी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 6 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था। इधर दिल्ली के एक कॉलेज में बम होने की धमकी ने लोगों को डरा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद उस कॉलेज में हड़कंप मच गया और कॉलेज को खाली करवा लिया गया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान उस कॉलेज में कोई बम नहीं मिला। खबर है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ बीजेपी जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 30 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी 10, टीडीपी 18 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन की शपथ पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने अपील की कि जब तक नासिर हुसैन और उनके समर्थकों पर पाकिस्तान के समर्थन में लगाए गए नारों के मामले में फैसला न हो तब तक उन्हें शपथ न दिलाई जाए। इस मामले में नासिर हुसैन के 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ मुहिम के दौरान पुलिस और गांव के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक वहां अवैध शराब कई भट्टियां चलाई जा रही थी और कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो गांव के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में लोग जोरदार हंगामा करते नजर आए। उनमें कुछ लड़के उस गाड़ी के बोनेट पर मुक्का मारते भी दिखाई दिए। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंचे कई पुलिस कर्मियों को लोगों ने घेर लिया। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लड़के बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बताया गया कि उस वक्त वहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला गुजरने वाला था। तभी उन लोगों ने सड़क जाम कर दी और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। वहां अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चला रही पुलिस पर लोगों ने मारपीट करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने कुछ महिलाओं और एक बच्ची को भी पीटे जाने का आरोप लगाया। सबको घर मारा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने मारपीट की बात से इनकार कर दिया। कोई ने पिटाई किया है, खुद हम पे हमला हुआ। वहां एक्साइज विभाग की टीम और पुलिस ने अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त करने का दावा किया। लेकिन इस बीच दिल्ली में पुलिस ने नकली दवाएं बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही नकली दवाएं बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी भी की गई और उनमें एक फैक्ट्री के अंदर छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। उस फैक्ट्री में बड़ी बड़ी कई मशीनें नजर आईं जिनकी मदद से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इसके साथ ही कई दूसरी मशीनें उन दवाइयों को पैक करती भी दिखी। वहां वो नकली दवाइयां कई नामी कंपनियों के नाम के रैपर में पैक की जा रही थी। इसके साथ ही उन कंपनियों के नाम के कई बड़े रोल जमीन पर पड़े दिखाई दिए जिन्हें मशीनों में लगाकर उन दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर कई बोरियों में नकली दवाइयां मिली, जबकि बड़े बड़े कई बॉक्स भी बरामद किए गए जिनमें नकली दवाइयों को पैक कर सप्लाई किया जाना था। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां उन दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी मिला। नकली दवाओं की यह फैक्ट्री दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में चलाई जा रही थी और पुलिस के मुताबिक वहां से जो नकली दवाएं जब्त की गईं, उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई और उन दवाओं को बाजार में बेचने के लिए वो गिरोह पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन पुलिस ने उन दोनों फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अलावा दूसरी फैक्ट्री यूपी के शामली में चलाई जा रही थी और वहां भी छापेमारी की गई।
और उस दूसरी फैक्ट्री से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाएं जब्त की गई, जिन्हें दिल्ली एनसीआर के अलावा कई दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस ने उस गिरोह के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया गया कि उन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की नकली दवाएं बनाई जा रही थी। इसके अलावा दर्द की नकली दवाएं और नकली एंटीबायोटिक्स भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियों को अलग अलग लोग चला रहे थे। एक चेन का जो किंग पिन था वो सुरेंद्र मलिक था। जो दूसरी चेन हमने पकड़ी है वो विकास चौहान की पकड़ी है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन नकली दवाएं बनाने वाले कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। आशंका जताई गई कि नकली दवाइयों का जाल दूसरे राज्यों तक फैला हो सकता है। उधर शिवरात्रि मनाने के लिए कुछ लोग बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए। शिवरात्रि मनाने के इरादे से 60 से ज्यादा भारतीय अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। बताया गया कि ये लोग लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर चकवाल के ऐतिहासिक कटास राज मंदिर में पूजा करेंगे। 10वीं शताब्दी में बने कटास राज मंदिर में मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में एक है और इसे शिव नेत्र के रूप में जाना जाता है। सीबीआई ने यूको बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान के 7 शहरों में 67 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी पिछले साल हुए 820 करोड़ के संदिग्ध लेन देन के मामले में की गई। आरोप है कि पिछले साल 7 प्राइवेट बैंकों के 14,000 से ज्यादा खातों के जरिए यूको बैंक के 41,000 खातों में 850 करोड़ रुपए आ गए थे। लेकिन जिन खातों के जरिए ये पैसे भेजे गए उन खातों से पैसे कटे ही नहीं थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 21 दिनों की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले इन्हीं मुद्दों पर वहां के कई धार्मिक संगठनों ने लेह बंद का ऐलान किया था। इधर उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री बनते ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को राजनीति का गब्बर बता दिया। मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंत्री पद के पावर की भी धौंस जमाई और अपने समर्थकों से कहा कि वो थाने में जाएं तो पीला गमछा लेकर जाएं। ऐसा करने पर बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए कि उन्होंने पुलिस केस में फंसे लोगों को राजनीति में आने की सलाह दे दी। उन्होंने मंच पर खड़े अपनी पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य का हाथ उठाया और दावा किया कि राजनीति में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। राजभर इतने पर भी नहीं रुके। विपक्ष पर निशाना साधने के लिए उन्होंने अपनी तुलना शोले फिल्म के गब्बर से कर दी। शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के उन 4 मंत्रियों में एक हैं जिन्होंने 3 रोज पहले ही मंत्री पद की शपथ ली है। उधर बिहार के बेगूसराय में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए करीब 4 महीने का समय मांगने पर कांग्रेस ने एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही एसबीआई को चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 6 मार्च का समय दिया था, लेकिन एसबीआई ने इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा और इसी वजह से कांग्रेस भड़क गई। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक शहर में मौजूद एसबीआई के एक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। उनके हाथों में पार्टी का झंडा और एक बैनर दिखाई दिया जिस पर एसबीआई के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने वहां नारे भी लगाए। एसबीआई ऑफिस के बाहर हंगामा होने पर एक आदमी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद कुछ लोग गेट के अंदर आ गए और वहीं पर खड़े होकर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को बचाने के लिए एसबीआई ने यह कदम उठाया। सरकार को बचाने के लिए सरकार के दबाव में आकर एसबीआई के द्वारा काला धन बचाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही चुनावी चंदे की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा ताकि किसी भी सूरत में चुनाव से पहले इसकी जानकारी सामने न आ सके। सिर्फ बिहार के बेगूसराय ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एसबीआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। बाद में वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन की एक दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के रामेश्वरम से भी सामने आई। उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर एसबीआई के एक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि एसबीआई ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी और 6 मार्च तक एसबीआई को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। लेकिन एसबीआई ने जानकारी देने के लिए कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद एसबीआई चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपेगा। इसी वजह से कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर एसबीआई के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच यूपी में अवैध मदरसों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। खबर है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला एक बार फिर उलझ गया। सूत्रों का दावा है कि इस गठबंधन में शामिल प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 27 सीटों की मांग कर दी। प्रकाश आंबेडकर के साथ हमारी बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हो गई है। एक प्रस्ताव आंबेडकर साहब ने दिया, उसके ऊपर चर्चा हो गई। गूगल के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उस आदमी ने गूगल में काम करते हुए एआई से जुड़े कई दस्तावेज चीन की कंपनियों को बेचे थे। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री के समर्थन में लगे पोस्टर चर्चा का मुद्दा बन गए। इन पोस्टरों में उर्दू में प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लिखे गए। कुछ दिन पहले अमरोहा में वहां के सांसद दानिश अली के पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टरों में दानिश अली को लापता बताया गया था और इसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री के समर्थन में लगे पोस्टरों ने लोगों का ध्यान खींचा। यानी अमरोहा में पोस्टर वॉर छिड़ती दिखी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पोस्टरों में उर्दू में नारे लिखे दिखे और ये पोस्टर अमरोहा के उन इलाकों में लगाए गए जहां मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर के ऊपर लिखा गया, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। यही नहीं, पोस्टर में फिर एक बार मोदी सरकार भी लिखा दिखा। बताया गया कि ये पोस्टर बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने लगाए। एक सीधा संदेश जा रहा है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो। अमरोहा में लगे इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान खींचा। यही नहीं, इन पोस्टरों के लगने के बाद अमरोहा में पोस्टर वॉर छिड़ती दिखी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहां सांसद दानिश अली के पोस्टर लगाए गए थे और दानिश अली को लापता बताया गया था। इसके बाद वहां प्रधानमंत्री के पोस्टर लग गए और चर्चा का मुद्दा बन गए। अटकलें लगी कि बीएसपी से सस्पेंड हो चुके दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से टिकट दे सकती है, जबकि बीजेपी ने यहां तीसरी बार पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर पर दांव खेला। चौधरी कंवर सिंह तंवर अमरोहा में 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में वो हार गए थे। इस बीच बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में छात्रों के अनाप शनाप जवाब पढ़कर टीचरों के होश उड़ गए। वहां के जमुई जिले में जब टीचरों ने छात्रों को कॉपी चेक की तो उसमें सवालों के जवाब नहीं बल्कि पास करने के लिए अजीबोगरीब बहाने मिले और बच्चों की कॉपियां पढ़कर टीचर दंग रह गए। एक छात्र ने तो फिजिक्स के पेपर में आए सवाल के जवाब में प्यार की परिभाषा ही बता दी। इन कॉपियों को पढ़कर टीचरों को समझ ही नहीं आया कि वो उन छात्रों की हरकतों पर गुस्सा करें या उन पर हंसें। एक छात्र ने तो टीचर से ज्यादा नंबर देने के लिए इसलिए कह दिया क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। इसके अलावा किसी छात्र ने अपने पिता की मौत का कारण देकर पास करने की मांग कर डाली, तो किसी ने अपनी गरीबी की दुहाई देकर ज्यादा नंबर देने की अपील कर दी। माँ बाप मर गए हैं, गरीब बच्चे हैं, शादी नहीं होगी, बहुत इस तरह का बहुत मैसेज होता है। छात्रों ने ये सारी अजीबोगरीब मांगे बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के पेपरों में की। परीक्षा खत्म होने के बाद जब टीचरों ने कॉपी जांच की तो वो हैरान रह गए और उन्होंने पास होने के लिए छात्रों से सही जवाब लिखने की अपील की। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में एक कबाड़ के गोदाम में इतनी भयंकर आग लगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आरोप है कि उस खाली जगह को अवैध तरीके से कबाड़ का गोदाम बनाया गया था और यही वजह रही कि आग इतनी तेजी से फैल गई। तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग नजर आई और उसे देखकर आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए, क्योंकि आग जिस रफ्तार से फैल रही थी उन सोसाइटियों पर भी खतरा मंडराता दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि उस जगह को अवैध तरीके से कबाड़ का गोदाम बनाया गया था और इसीलिए जरा सी चिंगारी लगते ही आग पूरे इलाके में फैल गई और वहां खड़ी कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। इस दौरान दमकल कर्मियों की टीम लगातार पानी की बौछार करती रही, लेकिन उस आग पर तो जैसे इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उस जगह से घंटों तक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं, जबकि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जल गईं। इस बीच बिहार पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को धर दबोचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सुनील करोलिया और शाहनवाज साहिल नाम के इन दोनों शूटरों को हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी।
खबर है कि उन दोनों शूटरों से अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी पूछताछ करेंगे। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच के लिए कोर्ट से और समय मांग लिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई अर्जी में इस मामले की जांच के लिए 90 दिन और देने की अपील की गई। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होगी। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग गया। वहां जूनागढ़ की मानवदर सीट से विधायक अरविंद लडानी ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा, मेरे समय आने पर ज्वाइन करूंगा। उधर उत्तराखंड के रामनगर में एक शादी के समारोह में ऐसा झगड़ा हुआ कि उसे रोकने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। बताया गया कि वहां एक रिजॉर्ट में चल रहे समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ लोगों का झगड़ा गाना बजाने को लेकर हुआ और ऐसा होते ही वहां जश्न की जगह जंग जैसे हालात दिखाई दिए। बताया गया कि यह झगड़ा वहां गाना बजाना बंद होने के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में जैसे ही गाना बजाना बंद किया गया, वहां कुछ मेहमान नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट के आयोजकों से बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई। इसके बाद तो वहां के हालात ऐसे हो गए कि देखकर समझ ही नहीं आया कि किसने किसकी पिटाई की। इस दौरान वहां भीड़ के बीच महिलाएं भी दिखाई दी। बताया गया कि खबर पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन उसके भी इस लड़ाई को रोकने में पसीने छूट गए। हालांकि बाद में समझा बुझाकर दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया। इधर पिछले 6 दिनों से लापता नौसैनिक साहिल वर्मा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और ऐसे में गुस्साए परिजन और लोगों ने जम्मू में पैदल मार्च निकाला और रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में साहिल के परिजनों के साथ लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सभी लोग एक सुर में साहिल को वापस लाने की मांग करते दिखाई दिए। साहिल की फोटो वाला बैनर लेकर निकले लोगों ने पैदल मार्च निकाला। इसके बाद सभी लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर रास्ता जाम कर दिया और न्याय की मांग की। इस दौरान विरोध जताने के लिए वहां के ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। नारेबाजी करते हुए गुस्साए लोगों ने भारतीय नौसेना से भी जवाब मांगा। साहिल की मां के मुताबिक आखिरी बार उनकी साहिल से बात 24 फरवरी को हुई थी। उस वक्त साहिल ने बताया था कि उसका शिप रवाना हो गया और वो लौटकर उनसे बात करेगा, लेकिन इसके बाद सीधे उसके लापता होने की खबर मिली। नत्ती को फोन आया कि वो मिसिंग है। बताया गया कि साहिल का जहाज 25 फरवरी को कोच्चि से रवाना हुआ और 27 फरवरी को उसके लापता होने की खबर आई। भारतीय नौसेना के मुताबिक इसके बाद से ही साहिल की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर नागपुर जेल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को रिहा कर दिया गया। उन्हें मई 2014 में नक्सलियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल में थे, लेकिन 2 दिन पहले आए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और नागपुर जेल से वो 10 साल बाद रिहा हो गए। जेल से उन्हें लेने के लिए उनका परिवार एक लाल रंग की कार में पहुंचा। जीएन साई बाबा ने रिहाई के बाद दावा किया कि जेल में उनकी सेहत को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उनका दिल और उनके फेफड़े काफी कमजोर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में उनकी पैरवी करने वाले वकील सुरेंद्र गाडलिंग को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा। सुरेंद्र गाडलिंग एक खदान में हुई आगजनी के केस में जेल में बंद। Defended me effectively during the trial. That is the only reason why he was arrested and witch hunted. जीएन साई बाबा को माओवादियों से कनेक्शन के मामले में मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताकर उनकी सजा रद्द कर दी। इस बीच अपनी सेना के अभ्यास के दौरान खुद हाथों में राइफल लेकर किम जोंग उन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। उत्तर कोरिया की सेना ने युद्धाभ्यास किया और दुश्मनों को ताकत दिखाने के लिए वहां की न्यूज एजेंसी KCNA ने तस्वीरें भी जारी की और उन तस्वीरों में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने हाथों में राइफल लेकर निशाना लगाते नजर आए। इस दौरान वहां वो सैनिकों से बात करते भी दिखाई दिए। यानी उत्तर कोरिया की फौज ने किम जोंग उन की मौजूदगी में युद्धाभ्यास किया और इसके जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दे डाली। इस दौरान अपनी तैयारियों को परखने के लिए सैनिकों ने खुद कई नकली ठिकाने बनाए और उन पर हमला करने का अभ्यास किया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों ने दुश्मनों के अड्डों पर घात लगाकर उन्हें तबाह करने का अभ्यास किया। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया में उसकी सेना और अमेरिका की फौज ने युद्धाभ्यास किया था और उत्तर कोरिया को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन हमेशा परमाणु हमले की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और माना जा रहा है कि अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए ही उसने ये बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इधर जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी गई। ये फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार बनने के बाद MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया।
इसके अलावा उन्होंने देश में स्टार्टअप्स के विकास के लिए 5,000 करोड़ का फंड तय करने का भरोसा भी दिया। जो किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है, उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टो। कॉफी बेचने वाली कंपनी स्टारबक्स ने पश्चिम एशिया में हो रहे विरोध के बाद अपने 2,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। इजरायल के हमले से गाजा को हुए नुकसान के बाद पश्चिम एशिया के देशों में स्टारबक्स का विरोध शुरू हो गया था। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर में हुई मारपीट की खबर की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी। वहां दर्शन करने आए एक आदमी और महिला ने मंदिर के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में उस महिला की मंदिर की एक महिला कर्मचारी के साथ हाथापाई होती दिखाई दी। इसके बाद वो आदमी बीच बचाव करने के लिए उन दोनों के बीच आया। इस दौरान वो महिला कर्मचारी गुस्से में उन दोनों के ऊपर चिल्लाती नजर आई। इस दौरान जब उस महिला ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने जोर से उसका हाथ झटक दिया। इस पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर ट्रस्ट का आरोप है कि इससे पहले उन लोगों के बीच मंदिर में वीडियो बनाने को लेकर बहस हुई थी। उस महिला कर्मचारी ने उन लोगों से फोटो या वीडियो न बनाने की अपील की थी। आरोप है कि इसी बात पर वो दोनों भड़क गए और उस कर्मचारी से भिड़ गए, जबकि उस आदमी और महिला ने आरोप लगाया कि उस कर्मचारी ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उस महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी की किल्लत पर राजनीति तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने चेतावनी दी कि बेंगलुरु में पानी की बूंद बूंद को तरसते लोगों की समस्या का समाधान अगर नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने दावा किया कि पानी की समस्या को कम करने के लिए कई तरह के उपाय कर दिए गए। लेकिन इसके बाद भी बेंगलुरु में हालात जस के तस दिखाई दिए। पानी के लिए लोग लंबी लंबी कतार में खड़े नजर आए। शहर के ज्यादातर बोरवेल सूख गए। जल संकट की वजह से 1,000 लीटर पानी के टैंकर के लिए लोगों को 1,800 से 2,000 रुपए देने पड़े। यानी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोगों से मनमानी कीमत वसूली गई। हालांकि बेंगलुरु में पानी सप्लाई की व्यवस्था देखने वाली संस्था BWSSB यानी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने टैंकर सप्लायरों की मनमानी रोकने के लिए कीमतें तय कर दी, जिसके मुताबिक 5 किलोमीटर के अंदर 12,000 लीटर पानी के टैंकर के लिए 1,000 रुपए, जबकि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर 12,000 लीटर के टैंकर के लिए 1,200 रुपए तय कर दिए गए। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी। भारतीय जनता पार्टी विल स्टेज अ मैसिव प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ विधानसभा एंड वेक अप द चीफ मिनिस्टर। यानी पानी की समस्या पर बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह घेरने की तैयारी कर ली। लेकिन बेंगलुरु में पानी की समस्या से आम लोग ही नहीं बल्कि राज्य के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी जूझते दिखे। एक रोज पहले उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु शहर में 3,000 से ज्यादा बोरवेल सूख गए। DK शिवकुमार ने बताया कि सूखे की मार उनके अपने घर पर भी पड़ी और उनके घर का बोरवेल भी पूरी तरह सूख गया। यानी बेंगलुरु में आम लोगों के साथ खुद डिप्टी सीएम भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। DK शिवकुमार ने बताया कि बेंगलुरु में बारिश की कमी की वजह से बोरवेल सूख गए। शहर की कई हाउसिंग सोसाइटियों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। डिप्टी सीएम ने लोगों को पानी के इस्तेमाल में कटौती करने की सलाह दी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक राज्य की 236 तहसीलों में 223 भयानक सूखे की चपेट में है। इनमें 219 तो बुरी तरह प्रभावित है। मई और जून की तपती गर्मी से पहले मार्च में ही पैदा हुए जल संकट ने बेंगलुरु में लोगों को बुरी तरह डरा दिया। बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में स्कूल और कोचिंग सेंटर तक बंद कर दिए गए और एक हफ्ते के लिए ऑनलाइन क्लास के आदेश दे दिए गए। कर्नाटक सरकार ने पानी की समस्या से निपटने के लिए तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन बनाने का फैसला किया। इधर दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग से आसपास के कई इलाके भी दहल गए। बताया गया कि उस सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में अचानक आग लग गई और इसके बाद तो पूरा टावर उससे निकले काले धुएं से ढक गया। उस फ्लैट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठते देख वहां अफरा तफरी मच गई और उस टावर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरों में उस फ्लैट की एक बालकनी से आग के गोले उठते दिखे, जबकि दूसरी बालकनी से लगातार धुआं निकलता रहा। दावा किया गया कि आसपास के कुछ और फ्लैट भी उस आग की चपेट में आ गए। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से दूसरे फ्लैटों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि जिस वक्त उस फ्लैट में आग लगी वो बंद था और उसके मालिक एक दिन पहले ही कहीं घूमने चले गए थे। एक्चुअली इनकी फ्लैट बंद थे तो यहाँ पे हमारे पास कोई एसेस भी नहीं था कि हम कॉल कर रहे हैं, कोई उठा भी नहीं रहा है। आशंका जताई गई कि उस फ्लैट में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पूरे फ्लैट में फैल गई और क्योंकि वो फ्लैट बंद था इसलिए जब तक लोगों को इसके बारे में पता चला आग बेकाबू हो गई। उधर भीषण जंग के बीच रूस के मिसाइल हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री बाल बाल बच गए। दावा किया गया कि वो दोनों ओडेसा में मौजूद थे, तभी रूस की सेना ने घात लगाकर वहां मिसाइलें दाग दी और रूस के मिसाइल हमले के बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। यह हमला यूक्रेन के ओडेसा पर हुआ। उस वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री दोनों ही वहां मौजूद थे।
यानी ये अटैक ज़ेलेंस्की और ग्रीस के टीम के बेहद करीब किया गया। और इसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि रूस ने ज़ेलेंस्की को निशाना बनाकर ही वहां मिसाइलें दागी। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की के इतने करीब मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि हमले में ज़ेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री सुरक्षित बताए गए, लेकिन यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा कर दिया। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई। रूस पहले भी कई बार ओदेसा पर कई खतरनाक हमले कर चुका है, क्योंकि ओदेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और काला सागर के पास बने इस बंदरगाह पर यूक्रेन के कई अनाज भंडार मौजूद हैं। ओदेसा पर कुछ दिनों पहले ही रूस की फौज ने ड्रोन हमला कर दिया था और उस हमले में भी बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इधर भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ आर अश्विन ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेलकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 37 साल और 172 दिन की उम्र में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। इससे पहले ये रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम था। उन्होंने 35 साल 171 दिन की उम्र में 100वां टेस्ट मैच खेला था। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के उन किसानों को पुरस्कार पत्र दिए जिन्होंने खेती के लिए बिजली की जगह सोलर पावर के इस्तेमाल का कोटा बढ़ा दिया। राज्य के डिप्टी सीएम ने अनुमान जताया कि इससे किसानों को दी जाने वाली बिजली की खेप का 50% हिस्सा बच जाएगा। मतलब इससे महाराष्ट्र में करीब 9000 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सुलेमान को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर दिया। आरोप है कि आतंकी सुलेमान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत पर किए गए कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली को चुनाव जीतने की चुनौती दे दी। कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के पद से इस्तीफा देने वाले अभिजीत गांगुली ने बीजेपी का दामन थाम लिया और माना जाने लगा कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में हुए कार्यक्रम में अभिजीत गांगुली बीजेपी का झंडा लहराते दिखे। बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाकर और गुलदस्ता देकर बीजेपी नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। Today's joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा अभिजीत गांगुली पर फूट पड़ा। ममता बनर्जी ने उन्हें चुनाव जीतने की चुनौती दे दी। अभिजीत गांगुली ने जज रहते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा मामलों की जांच सीबीआई और ईडी को सौंप दी थी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की जिस जेल में बंद हैं, उस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रचे जाने की खबर सामने आई। हालांकि रावलपिंडी पुलिस ने इस हमले को नाकाम करने का दावा किया और इस मामले में पकड़े गए आतंकियों का एक वीडियो भी जारी कर दिया। तस्वीरों में रावलपिंडी की पुलिस उनके चेहरों को कपड़े से ढककर ले जाती दिखी। रावलपिंडी की अडियाला जेल को बम से उड़ाने की साजिश वाली खबर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले सितंबर महीने से इसी जेल में बंद है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने 3 आतंकियों को अडियाला जेल के नक्शे के साथ गिरफ्तार किया। उनसे कई खतरनाक हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। यही नहीं, दावा किया गया है कि उन आतंकियों के पास से ऐसे फर्जी दस्तावेज भी मिले जिनकी मदद से उन्होंने जेल में घुसने का प्लान बनाया था। डॉन अखबार के मुताबिक वो आतंकी अडियाला जेल में घुसकर वहां भयंकर विस्फोट करना चाहते थे। ऐसा धमाका जिसमें जेल और उसमें सजा काट रहे इमरान खान समेत सभी कैदियों के चिथड़े उड़ जाएं। हालांकि दावा किया गया कि रावलपिंडी पुलिस ने हमले से पहले ही उन आतंकियों को दबोच लिया, लेकिन इस मामले को लेकर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना पर इमरान को जेल में ही ठिकाने लगवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोयता गैंग के बदमाशों ने एक बार फिर बीच सड़क पर कोहराम मचा दिया। उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों पर हमला कर दिया। कोयता नाम के धारदार हथियार का इस्तेमाल करने वाले इस गिरोह के सदस्य बीते कुछ महीनों में कई हमले कर चुके हैं और इस बार रात के वक्त बीच सड़क पर उनका आतंक दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि कोयता गैंग के करीब 15 बदमाश उस मोटरसाइकिल को देखते ही उस पर झपट पड़े। एक बदमाश के हाथ में तो तलवार भी नजर आई। उन्हें देखकर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने सड़क के किनारे से निकलने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बाइक पर सबसे पीछे काली शर्ट में बैठा आदमी पकड़े जाने से पहले ही भाग गया, लेकिन बाकी दोनों लोगों पर बदमाशों ने लात घूंसों के साथ साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद वो दोनों भी किसी तरह उनकी गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उस मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच उनके एक साथी ने काली शर्ट वाले उस आदमी को दूर जाकर पकड़ लिया। इसके बाद बदमाशों ने उसकी भी पिटाई कर दी
और वहां से फरार हो गए। इस हमले में बाइक सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर फरवरी का महीना दुनिया भर में सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। दुनिया भर में इस साल फरवरी का महीना सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया। यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी के मुताबिक फरवरी महीने में औसत तापमान हर साल की तुलना में इस साल 1.77 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। पंजाब के तरन में सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद करने का दावा किया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन को आते देखा। इसके बाद उस ड्रोन का पीछा कर उस पर फायरिंग की गई और उसे ढेर कर दिया। ईडी ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के कानपुर में मौजूद 2 मकानों में रेड मारी। बताया गया कि जब यह कार्रवाई हुई तो विधायक इरफान सोलंकी और उनका परिवार घर में मौजूद नहीं था, इसलिए ईडी की टीम ने वहां मौजूद घर में काम करने वाले लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ की। इधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुई प्रधानमंत्री की रैली के बाद नाजिम नाम के कश्मीरी कारोबारी सुर्खियों में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के युवा कारोबारियों से बातचीत के बाद उन्हें बुलाया और फिर उनके साथ सेल्फी ली। धारा 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए और वहां उन्होंने बख्शी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित किया। इस जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी युवा कारोबारियों से बातचीत की। इनमें नाजिम भी शामिल रहे जो शहद के कारोबारी बताए गए। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कारोबार का अनुभव उनसे साझा किया। उसी दौरान नाजिम ने पीएम के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई। कारोबारियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया और उनके साथ सेल्फी ली। बाद में खुद प्रधानमंत्री ने नाजिम के साथ ली गई सेल्फी को सोशल मीडिया पर साझा किया। अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं लकी हूँ कि मैं अपने ऑनरेबल पीएम सर के साथ मीट हुआ हूँ। कश्मीर के कारोबारी से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यही नहीं, उन्होंने 1,000 युवाओं को नौकरी के लेटर भी दिए। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में 43 छात्रों के लापता होने के मामले में एक बार फिर बवाल हो गया। 2014 में 43 छात्र संदिग्ध हालात में वहां एक कॉलेज से लापता हो गए। उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी मेक्सिको सिटी में सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। मेक्सिको सिटी में प्रदर्शनकारियों के बवाल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ प्रदर्शनकारी सामान ढोने वाली एक गाड़ी की मदद से राष्ट्रपति भवन का दरवाजा तोड़ते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने उस गाड़ी को धक्के लगाकर राष्ट्रपति भवन में लगे बड़े से लकड़ी के दरवाजे से टकरा दिया। दूसरा धक्का लगते ही वो दरवाजा टूट गया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के साथ ही वो उस गाड़ी को भी राष्ट्रपति भवन के अंदर ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। 2014 में दक्षिणी मेक्सिको के गरेरो प्रांत के कॉलेज से 43 छात्र लापता हो गए थे और जांच और छानबीन के बाद 2022 में वहां की सरकार ने लापता हुए सभी छात्रों की मौत की पुष्टि कर दी थी। लेकिन छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 2014 में पुलिस ने उनके बच्चों का अपहरण किया था और ड्रग्स तस्करों को सौंप दिया था। बीते 10 साल में मेक्सिको में उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुए। इधर यूपी के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग की घटना ने जश्न के माहौल को दहशत से भर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में आए एक आदमी ने ही बंदूक से गोली चला दी और ऐसा होते ही शादी में जश्न मना रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जो तस्वीर सामने आई, उसमें कई लोगों से घिरा एक आदमी हवा में गोली चलाने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान वहां खड़े कई दूसरे लोग और बच्चे गोली चलने का इंतजार करते नजर आए। कुछ मिनटों तक वो आदमी ऐसे ही बंदूक की नली ऊपर करके गोली दागने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखकर लगा मानो बंदूक का ट्रिगर अटक गया हो। तभी उसके करीब खड़े एक दूसरे आदमी ने बंदूक उससे ले ली और फिर वो ट्रिगर दबाने की कोशिश करता दिखा। कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी बंदूक से गोली चल गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैडम जी, संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। इस मुद्दे पर उनके साथ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ भी यही हुआ। एक दिन पहले ही संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और अगले ही दिन बीजेपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल में संदेश खाली पर बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई लॉकेट चटर्जी और बाकी महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया।
इस चक्कर में धक्का मुक्की और खूब कहासुनी हुई। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई महिलाओं को धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ महिलाएं अड़ गईं, कुछ तो पुलिस पर भड़क गईं। इसके बाद एक पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला को ले जाते समय पुलिस और लॉकेट चटर्जी के बीच खींचतान हो गई और वो भड़क गई। इन महिलाओं को पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में लॉकेट चटर्जी को नहीं बिठाया गया और उन्हें एक अलग गाड़ी से ले जाया गया। लॉकेट चटर्जी ने कुछ दिन पहले भी संदेशखाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। और एक बार फिर लॉकेट चटर्जी के साथ वही हुआ। पुलिस के इस व्यवहार पर वो भड़क गई। पुलिस वालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और नाराज हो गई। पुलिस के हाथ लगाने पर तो लॉकेट चटर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के सामने ही अपनी पूरी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम करती है। मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो खूब भड़की। लॉकेट चटर्जी बंगाल के हुगली से सांसद हैं और पहले भी उन्हें संदेशखाली जाने से रोक दिया गया था और संदेशखाली पर सियासी पारा चढ़ता गया। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संदेशखाली और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। वो टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। टीएमसी की कार्यकर्ताओं के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मार्च का हिस्सा बने। इस रैली में ममता ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी ने संदेशखाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेशखाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेशखाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेशखाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। उधर संदेशखाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गईं और न्यू टाउन थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गईं। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थमबे ना, हमारे लड़ाई जारी थाकबे। संदेशखाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेशखाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीनाखां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था, लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इसी के बाद पूरे देश में संदेशखाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेशखाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेशखाली का दौरा किया।
एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेशखाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। क्योंकि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ ही दिन बाद संदेशखाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहां प्रदर्शन किया था और संदेशखाली सुलग उठा था। संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए बंगाल का संदेशखाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुवेंदु अधिकारी हो या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे, लेकिन धामाखाली से संदेशखाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेशखाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेशखाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेशखाली और आसपास के इलाके में उरांव, संथाल और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग संदेशखाली और उसके आसपास के जेलियाखाली, धामाखाली, हिंगलगंज और शमशेरगंज जैसे इलाकों में रहते हैं। ये वहां का डूब क्षेत्र है, यानी बाढ़ आने पर पूरा इलाका ही डूब जाता है और कहा जाता है कि इन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने यहां बसाया था। यानी भारत के राज्य बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे संदेशखाली के लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आबादी भी कम है, लेकिन इन आदिवासी लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी और मुश्किल कर दी। उनकी जमीनें छीन ली और महिलाओं का शोषण किया और इन्हीं आरोपों ने छोटे से संदेशखाली के आदिवासियों के मुद्दे को बड़ा बना दिया। इधर हरियाणा के नूंह जिले की चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर नकल कराने के इस वीडियो से हरियाणा सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसी वजह से नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर नूंह जिले के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उस वीडियो में नकल कराने के लिए कई लोग स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े नजर आए। कोई पहली मंजिल के रोशनदान से लटककर नकल की पर्ची अंदर पहुंचाने की कोशिश करता दिखा, तो कोई दूसरी मंजिल के रोशनदान पर चढ़कर अपने रिश्तेदार को नकल कराने में जुटा रहा। हैरानी की बात यह रही कि वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोग इसी तरह स्कूल की इमारत पर चढ़कर और अपनी जान की बाजी लगाकर नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग स्कूल की चार दीवारी पर खड़े होकर अंदर पर्ची पहुंचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक और वीडियो में कुछ लोग रोशनदान से लटके हुए लोगों की मदद करते नजर आए। कुछ लोग तो स्कूल की छतों पर चढ़ गए। बाद में नकल कराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आई। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सरकार यूपी के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग की घटना ने जश्न के माहौल को दहशत से भर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में आए एक आदमी ने ही बंदूक से गोली चला दी और ऐसा होते ही शादी में जश्न मना रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें कई लोगों से घिरा एक आदमी हवा में गोली चलाने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान वहां खड़े कई दूसरे लोग और बच्चे गोली चलने का इंतजार करते नजर आए। कुछ मिनटों तक वो आदमी ऐसे ही बंदूक की नली ऊपर करके गोली दागने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखकर लगा मानो बंदूक का ट्रिगर अटक गया। तभी उसके करीब खड़े एक दूसरे आदमी ने बंदूक उससे ले ली और फिर वो ट्रिगर दबाने की कोशिश करता दिखा। कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी बंदूक से गोली चल गई। बताया गया कि बंदूक से चली गोली वहां सामने खड़ी एक लड़की को लग गई। बाद में घायल हुई उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इधर दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसमें एक आदमी ने उस दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगा दिया और इसके बाद तो 10 से 12 लोग उस दुकानदार पर टूट पड़े।
उनमें एक आदमी ने उस दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया और उसे वहां लगे काउंटर से खींचने की कोशिश की। इस दौरान उस दुकानदार के साथ मौजूद एक महिला और एक लड़के ने उसे जोर से पकड़ा ताकि वो उसे खींच न पाए। ऐसे में लोगों ने उसे काउंटर पर आधा लटकाकर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक आदमी तो उसकी पीठ पर कोहनी मारता नजर आया। 10 से 12 लोग उस अकेले दुकानदार को बेरहमी से पीटते रहे। ऐसे में दवा लेने आए कुछ लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर पाया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसे पीटते रहे। बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला एक दवाई का खाली पत्ता लेकर उस दुकान में दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उस दुकानदार ने उस महिला को गलत दवाई दी। इसके बाद उस महिला का बेटा 10-12 लोगों के साथ उस दुकान में पहुंचा और उसी ने उस दुकानदार की पिटाई कर दी। उधर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक स्टेडियम के नजदीक एक इमारत में इतनी भयानक आग लगी कि फुटबॉल मैच को बीच में रोकना पड़ गया। आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं फैल गया कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। इस इमारत में दिन के वक्त लगी आग देर रात तक धधकती रही, जबकि दमकल विभाग की 100 से ज्यादा गाड़ियां उस इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। जिस इमारत में आग लगी वहां से काला धुआं आसमान में कई फीट ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। धुएं की वजह से ऐसा लगा जैसे वहां काले बादल घिराए हों। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में दिखाई दिया। जिस इमारत में आग लगी उसके बगल में फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम नजर आया। हादसे के वक्त उस स्टेडियम में फुटबॉल का एक मैच चल रहा था, लेकिन लपटों और धुएं की वजह से मैच को बीच में रोक दिया गया। खिलाड़ियों और दर्शकों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। साउथहैम्पटन के दमकल विभाग ने आग की खबर मिलते ही फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। दमकल विभाग की 100 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और चारों तरफ से पानी की बौछार करके आग को बुझाने की कोशिश करती दिखी। आग लगने से पहले काले धुएं की वजह से उस इलाके में लोगों को अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इस बीच रूस की जारी की हुई आतंकियों की लिस्ट में शतरंज के पूर्व विश्व चैंपियन का नाम भी जुड़ गया। शतरंज के पूर्व विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को रूस ने आतंकी घोषित कर दिया। वो 2014 में रूस से भाग गए थे और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तभी से वो पुतिन की आलोचना कर रहे थे। हालांकि रूस ने इस फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई, पर माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बोलने पर इस सूची में शामिल किया गया। पंजाब पुलिस ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस के मुताबिक वो दोनों आरोपी अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे। यूएपीए का केस दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो की एक फ्लाइट से चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि बेंगलुरु से भोपाल जा रही इंडिगो की उस फ्लाइट की 2 सीटों पर कुशन नहीं लगे थे। इसके बाद एक यात्री ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उधर बड़ी खबर आई हूथी लड़ाकों के हमले से जुड़ी। खबर है कि लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमले में पहली बार किसी की जान चली गई। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक उन्होंने लाल सागर से गुजरते वक्त माल ढोने वाले एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग ली। दावा किया गया कि इस जोरदार हमले में उस जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और उस पर मौजूद चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। गाजा में इजराइल के हमलों का विरोध करने वाले हूथी लड़ाकों ने पिछले कई महीनों से लाल सागर इलाके में कोहराम मचा रखा, लेकिन यह पहली बार हुआ जब उनके हमलों में किसी को जान गंवानी पड़ी। यानी लाल सागर की सुरक्षा में तैनात अमेरिका और उसके सहयोगियों के दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि हूथी लड़ाकों पर लगाम कसने के लिए उन्होंने वहां अपने कई खतरनाक युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने पिछले 2 महीने में कई बार यमन में घुसकर हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर तबाही मचा दी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में माल ढोने वाले एक और जहाज पर हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो जहाज यमन के दक्षिणी छोर पर मौजूद अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। वो अरब सागर को पार करके लाल सागर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दावा किया गया कि हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर कैरिबियाई देश बारबाडोस के झंडे वाले उस जहाज पर तबाही मचा दी। CNN के मुताबिक इस हमले में उस जहाज पर मौजूद चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और इस हमले की वजह से पूरे लाल सागर इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि दुनिया में समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से किया जाता है। और हूथी लड़ाकों के हमलों ने पहले ही वहां से आने जाने वाले जहाजों की नाक में दम कर दिया। ऐसे में लाल सागर में उस जहाज के चालक दल के सदस्यों की मौत ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है और दुनिया में करीब 30% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। लाल सागर से हर साल करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं।
लेकिन बीते 4 महीनों से इस रास्ते में अड़चन आने से कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। CNN के मुताबिक हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से कई शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर वाले रास्ते से दूरी बना ली। इधर धर्मशाला में इंग्लैंड और भारत के बीच शुरू हुए 5वें टेस्ट के पहले ही दिन मैच पर भारत की पकड़ मजबूत दिखने लगी। इंग्लैंड की टीम को महज 218 रन पर ढेर करने के बाद टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने शुरू से ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और बिना विकेट खोए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 57 रन के निजी स्कोर पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उनके बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और दिन का खेल खत्म होने तक वो आउट नहीं हुए। कप्तान रोहित शर्मा ने भी दिन का खेल खत्म होने से पहले 50 का आंकड़ा पार कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 58 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा 83 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत होने के पीछे बड़ी भूमिका भारत के स्पिन गेंदबाजों की रही, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने आक्रामक शुरुआत की और जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज की जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक पाने में नाकाम रही। बिना विकेट खोए इंग्लैंड ने 64 रन बना ली, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 100 रन पर पहुंचने के बाद ऑली पोप कुलदीप का शिकार बन गए। इसके बाद तो भारत के स्पिनरों का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। कुलदीप यादव ने अकेले ही 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। 4 विकेट आर अश्विन के खाते में चले गए, जबकि 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। 79 रन बनाने वाले ओपनर जैक क्रॉली के अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से आई एक खबर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। वहां एक जेल में कैदियों के कपड़े उतरवाने को लेकर भारी बवाल मच गया, क्योंकि अर्जेंटीना की पुलिस ने उस जेल में तलाशी के दौरान उन कैदियों के ऊपर के कपड़े उतरवा दिए। तस्वीरों में दिखा कि नंगे बदन उन लोगों को एक कतार में बैठा दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना के सांता फे प्रांत में मौजूद उस जेल में की गई। हालांकि दावा किया गया कि पुलिस वहां अक्सर जेल में बंद कैदियों की तलाशी लेती रहती है, लेकिन कैदियों के कपड़े उतरवाने को लेकर उसकी आलोचना शुरू हो गई। अर्जेंटीना में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई संगठनों ने पुलिस पर कैदियों के अपमान का आरोप लगाया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। इधर केरल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया। It's not happy with Congress party for so many years. दिल्ली यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नारी शक्ति कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने छात्राओं से बात करते हुए 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे, उस संकल्प में ये भी सहयोगी बनेंगी। उधर लंदन में भयंकर आग में एक पुलिस स्टेशन जलकर राख हो गया। उस पुलिस स्टेशन के अंदर अचानक चिंगारी भड़की और कुछ ही देर में उसने स्टेशन की पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और लंदन के पुलिस स्टेशन की इमारत से धधकती लपटें उठती नजर आईं। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें आसपास की दूसरी इमारतों तक फैलती दिखी। वहां विकराल हुई आग को काबू में करने के लिए उस इमारत के ऊपर पानी की बौछार कर दी गई। वहां 2 क्रेन की मदद से दमकल कर्मी तेजी से पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन भीषण आग और तेजी से भड़क गई। आग बुझाने के दौरान वहां नारंगी रंग की रोशनी और धुआं दिखाई दिया और दम घुट देने वाले धुएं की वजह से उन दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वो डटे रहे और लगातार पानी की बौछार करते नजर आए। हालांकि कुछ घंटों के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन पुलिस स्टेशन की इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहां आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग सका। इधर रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग में जबरन धकेले जाने का दावा करने वाले भारतीयों के परिवारों का दर्द छलक पड़ा, क्योंकि जंग के बीच फंसे उन लोगों ने एक वीडियो जारी कर मदद की मांग की और उस वीडियो में जो 7 लोग दिखे उन लोगों ने बताया कि वो नौकरी के लिए रूस गए थे, लेकिन उन्हें जबरन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भेज दिया गया। कहते तुसी आर्मी ज्वाइन कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ हेल्पर ਦੀ नौकरी दे देंगे ਅਸੀਂ। इस वीडियो में हरियाणा के करनाल का रहने वाला हर्ष नाम का लड़का भी मौजूद रहा। हर्ष के परिवार ने बताया कि वो रूस घूमने के लिए गया था, लेकिन वहां 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे रूस की सेना में शामिल कर जंग में उतार दिया गया। वीडियो में हर्ष को देखने के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगी कि मेरा बेटा घर आ जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिया कि रूस में फंसे सभी भारतीयों को वापस भारत लाने की तैयारी पूरी कर ली गई। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीबीआई ने नौकरियों की आड़ में रूस और यूक्रेन की जंग में भेजने के नाम पर चलाए जा रहे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में सीबीआई के छापे 7 शहरों के 10 से ज्यादा जगहों पर
जैसे ज्यादा जगहों पर चल रहे हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, अंबाला और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। सीबीआई ने मानव तस्करी के इस मामले में कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। इसके साथ ही 50 लाख से ज्यादा रुपए, कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। खबर के मुताबिक पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। इनके साथ ही ऐसे 35 लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्हें नौकरी के नाम पर जंग लड़ने के लिए भेजा गया। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या पता चला है? बिल्कुल किशोर, मैं आपको बता दूं, विभिन्न सूचनाओं के बाद सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च 2024 को यानी कल मानव तस्करी समेत अनेक अपराध धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में छापेमारी की। इस मामले में अब तक 35 ऐसे लोगों का पता चला है जिन्हें आकर्षक नौकरी दिलाने के नाम पर इस बार जो उन्हें भेजा गया था। फिलहाल सीबीआई को अनेक दस्तावेज मिले हैं और छापेमारी का दौर अभी भी जारी है। किशोर, शुक्रिया ओपी आपका। उधर शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 33 अंक चढ़कर 74,119 पर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19 अंक बढ़कर 22,493 पर पहुंच गया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले के 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हर दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी। फरवरी 2018 में मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से शादी करने की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली एक फ्लाइट से एक महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। उस महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने फ्लाइट के कर्मचारियों के साथ बहस की। इस बीच यूपी के मिर्जापुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद सनसनी मच गई। आरोप है कि एक आदमी ने उस महिला के साथ छेड़खानी की और जब उस महिला ने इसका विरोध किया तो उस आदमी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और पीट कर उस महिला को जमीन पर गिरा दिया। वीडियो में पहले उन दोनों के बीच हाथापाई होती दिखी। इसके बाद गुस्से से तिलमिलाया उस आदमी ने अपना जोर दिखाया और उस महिला को जमीन पर पटक दिया। वो महिला दोबारा उठी और उसने उस आदमी को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कुछ लोग बीच बचाव करने वहां पहुंच गए, लेकिन वो आदमी उन लोगों से भी भिड़ गया। बताया गया कि वो महिला वहां अकेले बैठी हुई थी, तभी उस आदमी ने वहां आकर उससे बात करनी शुरू कर दी। आरोप है कि थोड़ी देर बाद उस आदमी ने उससे छेड़खानी की कोशिश की और जब उस महिला ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई कर दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उस आदमी को छेड़खानी और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उधर पटना में दिल्ली के गहनों के एक कारोबारी पर हुई दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत मच गई। वहां डाक बंगला इलाके में 3 बदमाशों ने उस कारोबारी और उनके बेटे से एक बैग छीन लिया। इस दौरान उन्होंने विरोध किया तो उन बदमाशों ने उन पर गोली दाग दी और गोली उस कारोबारी के बेटे के हाथ पर लग गई और गोली लगते ही वो घायल हो गया। बताया गया कि भीड़ के बीच उन 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आदमी लोग जब धर कर रहा, इधरे पिस्तौल टान दिया था एकदम। वहां सरेआम हुई फायरिंग के बाद पुलिस की टीम वारदात वाली जगह पर पहुंच गई और कुछ दुकान वालों से पूछताछ करती नजर आई। पुलिस के मुताबिक वो कारोबारी दिल्ली में गहनों की एक दुकान चलाते हैं जो अपने बेटे के साथ पटना आए हुए थे, लेकिन उन 3 बदमाशों ने पीछा करते हुए उनका वो बैग छीन लिया। इस दौरान जब कारोबारी ने विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी। उस बैग में गहने भरे होने का दावा किया गया। कुछ लोग थे इनसे बकाया की बात कर रहे थे कि मेरा जो बकाया है उसको दो। आशंका जताई गई कि उन बदमाशों ने बकाया रुपए लेने के नाम पर इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह के बाद अंबानी परिवार ने रिलायंस परिवार को धन्यवाद देने के लिए एक डिनर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने जो साड़ी पहनी वो चर्चा का विषय बन गई। इस डिनर कार्यक्रम में नीता अंबानी लाल रंग की कांचीपुरम साड़ी में नजर आई। उनकी इस साड़ी पर गोल्डन रंग का बॉर्डर लगाया गया। नीता अंबानी की इस लाल कांचीपुरम साड़ी को दक्षिण भारत के बुनकरों ने तैयार किया था। इस साड़ी पर जरदोजी मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने की। पंखों को आराम दिया कब, हरदम रहे उड़ान में। पंखों को आराम दिया कब, हरदम रहे उड़ान में। ये ऊंचाई उसने पाई नहीं किसी से दान में। 100 बात की एक बात कही अकेला ने, कहा बहुत कुछ लेकिन जो कहना था वो ही भूल गया। कोई बात समय पे यारो कब आती है ध्यान। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की एक बात।